वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। इस कुंडली में कोई भी सवाल नहीं आया था, एक पर्टिकुलर चार्ट आया जिसमें मैंने कहा कि एक ग्रह श्रापित है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी कोई ना कोई ग्रह श्रापित अवश्य होगा। यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आती है कि सूर्य मौजूद है अष्टम भाव में, इसीलिए जातिका जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होगा उसको क्यों हो रहा है ये सोचकर खोज रही होंगी, या फिर ये सूर्य क्योंकि अपना प्रकाश अष्टम भाव में दे रहा है तो वो जिंदगी की गहराइयों को खोजने के लिए जातिका को मजबूर कर रहा होगा। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बन रही है ताकि सवाल ना है लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी की जो तलाश है वो जवाब यहाँ पे दे दिए जाए। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये जो वीडियो होने वाली है ये एजुकेशन बेस्ड रहने वाली है। कई बार हम लोग जब कुंडलियों को रीड करने चाहते हैं, देखना समझना चाहते हैं, तो हम यूट्यूब्स या बुक्स का सहारा लेते हैं। वहां पे कहा जाता है कि ये केंद्रीय त्रिकोण के संबंध है, ये सब कुछ बन रहे हैं, इस कारण से कुंडलियों में राजयोग बनते। और हर इंसान यही सुनना भी और देखना भी चाहता है कि मेरी कुंडली में राजयोग है, मेरी कुंडली में धन योग है, फिर वो एक उम्मीद भी लगाता है। लेकिन आज हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, राजयोग धन योग चीजें ऊपर से दिखे तो उनकी अंदर की भी गहराइयां कुछ होती हैं। अगर सभी के में एक जैसे राजयोग बनेंगे तो मैंने क्या कहा, जितने लोगों का जन्म हुआ होगा इस 2 घंटे के अंतराल, सबके साथ यही कॉम्बिनेशन हुआ होगा, लेकिन सबको एक ही चीज नहीं मिलती। कैसे वेरिएशन से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजयोग बन रहे हैं क्या। राजयोग बनने के लिए एक बहुत जनरल सा रूल लगाते हैं कि चौथा पांचवा या कोई भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है क्या। जैसे कि यहाँ पे 3 ग्रहों की युति हो रही है तो इसको पहले लगा के देखते हैं। शुक्र जो है वो प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी है। चंद्रमा जो है ये 4 नंबर की राशि लिए हुए है, ये 10th भाव का संबंध रखते हैं, तो ये केंद्र है और दोनों ही केंद्र है। यहाँ पे कोई मेजर राजयोग नहीं है, ये केंद्र और केंद्र का संबंध बनेगा। पहला और 10 का यानी कि स्वयं का एक स्टेटस होगा जातिका का, ये लिखा हुआ है। दूसरा है कि जो स्टेटस है 10th हाउस, उसके साथ साथ परेशानी लिखी होगी, ये कुंडली में लिखा हुआ है। इन्हीं के साथ एक कॉम्बिनेशन और आ गया, वो आ गया शनि का। शनि जो है वो नेचुरली किस बात को दिखाता है, थोड़ी सी संघर्ष को दिखाता है, परेशानियों को दिखाता है। अगर उसने कोई भी योग बनाया तो बिना संघर्ष और परेशानी के रिजल्ट नहीं आएगा। इतनी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। शनि जो है वो योग कारक ग्रह होता है इस कुंडली में। ये आता है आपके लिए 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होके। ये जो है ये फिर केंद्र केंद्र का संबंध है, ये केंद्र से त्रिकोण का संबंध है, यहां से ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है। इसीलिए शनि का चंद्रमा और शुक्र के साथ आ जाना एक अच्छा राजयोग बना देगा। ठीक। दूसरी बात, छठे भाव के अंदर है, 12वें भाव के अंदर बने, अष्टम भाव के अंदर बने, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शनि जो है वो वैसे भी दुख का कारक ग्रह है। अगर वो यहां कहीं भी बैठ के योग बना दे तो योग तो बनेगा। ठीक। इसका मतलब कुंडली में ऊपर से योग तो मौजूद है, लेकिन योग कितना रिजल्ट करेगा, कैसा रिजल्ट करेगा, ये अभी चुनौती रहेगी। देखेंगे इसको अपन कि कैसे ये चीजें बदलती चली जाएंगी। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर मंगल अपनी राशि का बैठा हो तो जो एक अच्छा राजयोग बनता है उसे कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग, रोचक राजयोग। ठीक है, हर इंसान बस ये बता जाता है केंद्र में अपनी राशि का या उच्च राशि का मंगल बैठा हो रोचक राजयोग। हर इंसान सोचता है मेरे में बैठा है रिजल्ट करेगा। देखिए थोड़ी सी चीजें कॉमन सेंस होती हैं। मंगल क्या है, सेनापति। कहां पे एक्टिव होगा, मंगल एक्टिव होगा युद्ध के मैदान में जाके, अपने घर में कोई लड़ाई झगड़े थोड़ी ना करेगा। तो मंगल जो है वो डायरेक्टली एक्टिव नहीं हो सकता अगर मंगल अपनी राशियों में बैठा हो किसी भी केंद्र के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा। मंगल को एक्टिव करने के लिए 2 चीजें ही हो सकती हैं। या तो मंगल का कारकत्व, आपके ऊपर कोई चुनौती आ जाए उस समय आप अपना पुरुषार्थ दिखाओ, एक। दूसरा, मंगल का कारकत्व में दूसरा होता है भाई बहन। तो जातक या जातिका के भाई बहन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दें तब वो मंगल जागृत करेगा। मंगल क्या है, मंगल प्रोटेक्शन वाला प्लेनेट है। हनुमान जी को मानते हैं, वो ऐसा थोड़ी कि हमेशा लड़ने चले जाना है।
जब विपदा आएगी तभी हनुमान जी आएंगे, संकट आएगा तब मोचन होता है। ठीक है, इस कारण से जब भी राजयोग बन रहा हो किसके द्वारा, मंगल के द्वारा, तो उसमें फीमेल चार्ट में मार्स को, खासकर जो नाड़ी शास्त्र वाले लोग हैं वो मंगल को हस्बैंड का कारक मानते हैं। तो एक रीजन या तो हस्बैंड बन जाए या फिर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से हम चलें तो भाई बहन बन जाए। ठीक है, क्योंकि मंगल कारक होता है भाइयों का, तो वो चीजें भी बन सकती हैं जो कि सूचक राजयोग को जगाएंगी, खुद से नहीं जाग सकता। एक बात। दूसरी बात, योग किसके बीच में है, 7th हाउस के लॉर्ड मंगल के और 9th और 12th हाउस के लॉर्ड के बीच में ये योग है। मंगल जो है वो कहां से आया है, वो आया है आपके पास 7th हाउस और 2nd हाउस। इसका योग किसके साथ है, बुध के साथ है। योग बन रहा है 9th का और साथ साथ ये 9th ये 12th। अब देख लीजिए 7-12, ये नुकसान का घर, ये शादी का घर या फिर व्यापार का घर, नुकसान का घर। दूसरा ये सेविंग्स का घर, ये नुकसान का घर। यहाँ पे ये योग नेगेटिव भी काम कर रहा है, लेकिन सेविंग्स और किस्मत ये पॉजिटिव है, बिजनेस और किस्मत ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये योग मिक्स्ड रिजल्ट करेगा। परेशानी क्या आएगी, परेशानी ये आएगी कि ये जो बुध जो है आके बैठ गया, ये बुध मंगल को अपना दुश्मन समझता है, उसके घर को अपना दुश्मन समझेगा, मैरिटल लाइफ में चुनौतियां खड़ी कर देगा। ठीक है, अगर आपने मेरे मैरिज वाले वीडियोस को देखा हो तो उसमें भी समझ सकते। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, लेकिन लगन 3 डिग्री पर आता है। ठीक है, इस कारण से 7th हाउस में भी 3 डिग्री के इसी के आसपास ही आपको डिग्री मिलेगी। उसके स्वामी होंगे केतु। केतु जो है 7th हाउस से उठ के चले गए हैं कहां पर, अष्टम में, अपने से 8वां। ऐसे में भी कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में चुनौतियां लगा देगा। दूसरी बात है, मंगल क्योंकि इस भाव का स्वामी है तो वो उस भाव को बचाने में ज्यादा एनर्जी लगाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। तो यहाँ पे ये युति होना, यहाँ तो मिक्स्ड रिजल्ट कर रहा है तो कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बुरी कंडीशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा डायरेक्ट योग नहीं है, तो अब योग के ऊपर बात नहीं करता। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी मुसीबत है इस कुंडली में। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई ग्रह श्रापित पड़ जाता है, और जब कोई ग्रह श्रापित पड़ता है तो परिस्थिति ये होती है, जहां वो बैठा हो या जहां जहां का वो स्वामित्व रखता हो वहां वहां की चीजों में परेशानी खड़ी कर देगा। सूर्य से 7वें में है केतु। मोस्टली हमने देखा है कि 7 या 8 की तरफ जब 7वां या छठा हो, उस समय पे क्या होता है कि जो कर्स ऑफ गॉड है, नृत्य का जो कोण है, उसमें कोई ना कोई ग्रह पड़ जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य से यानी कि आपकी आत्मा से ऐसे कोण में आता है तो कोई ना कोई ऐसी चोट जरूर रखता है जो कि परेशान करती रहती है। यहाँ पे ये केतु कर रहा है। केतु बैठा है 2nd हाउस में जो कि कुटुंब का होता है। केतु बैठा है 2nd हाउस में जो कि सेविंग्स का होता है। तो सेविंग्स को लेकर और फैमिली, कुटुंब को लेकर कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये वाणी स्थान भी है तो हो सकता है वाणी के कारण भी चुनौतियां खड़ी करा सकता है केतु यहाँ पर। ये बातें क्लियर है। अब एक चीज और देख लेते हैं, सूर्य और राहु, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक साथ आए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो किस तरफ बढ़ जाते हैं, वो सीधे कह देते हैं कि नहीं इसमें तो आपका ग्रहण दोष है। देखिए, सूर्य जो है वो 1 डिग्री का बैठा हुआ है, ठीक है, और राहु जो है वो 2 डिग्री का है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्थिति विकट हो चुकी, ठीक, कि सूर्य अपने शत्रु राहु के बीच में चुंगल में फंसा हुआ है। राशि जो है वो सूर्य को समर्थन नहीं करती, लेकिन जो नक्षत्र है वो सूर्य का खुद का है, कृतिका नक्षत्र में मौजूद है। इस कारण से सूर्य बलवान है राहु के ऊपर। भले सूर्य 9th हाउस का कारक ग्रह हो, अपने से पीछे आ गया हो, पीड़ित भी हो गया हो, फादर को बचाए रखेगा क्योंकि नक्षत्र उसका अपना है, राहु को पीछे धकेल देगा, आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। राहु के कारण कई बार लोग आपको आपके कॉन्फिडेंस से नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे। वो इस तरीके से बात करेंगे कि आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को खो दो, लेकिन सूर्य क्योंकि अपने नक्षत्र में बैठा है तो कॉन्फिडेंस को भी संभालने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को लेके डरने या घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब एक राज की बात, जो राजयोग हम बना रहे थे वो राजयोग हम बना कहां से रहे थे, शुक्र उसमें कनेक्ट हो रहा था। ठीक है,
1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा था, चाहे वो जहां भी जा रहा हो, ठीक है। 1 एंड 8 कंबाइंड हो रहा था या तो 10 से या तो 4 एंड 5 से। पहले भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ दृष्टियां ही दृष्टियां हैं, लेकिन 8th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होके बैठा है। आपके पास दो घर हो, एक घर के अंदर आपने अपने मेहमानों को बुला के रख लिया, तो वहां पे ज्यादा आप खातिरदारी की तरफ ध्यान दोगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए जब भी योग बन रहे हो तो ये देखिए जिन भाव से योग बन रहे हैं उसमें से किस भाव में ग्रह बैठा है, क्योंकि उसकी अहमियत तो ज्यादा होगी। यहाँ पे अष्टम की अहमियत फर्स्ट हाउस के ऊपर ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए सारी चुनौतियां 8th हाउस के योग से बन के चल रही हैं। फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ की पर्सनैलिटी भी आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब ये 8th का पूरा फॉर्मेशन निपट जाए, उसके बाद आएगी। वहां की जिम्मेदारी के बाद वो दूसरे वाले की तरफ मूव ऑन करेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी योग या राजयोग इसमें बनेगा तो वो काफी देर से फलित होगा, ठीक है। अब आते हैं कि इतनी सारी कहानियां समझने के बाद नवमांश की रिसोर्सेस क्या मिलेंगे जो कि हमें मदद करेंगे कहीं पर भी आगे बढ़ने में। नवमांश के लिए मैंने यहाँ पे ये चीजों को लिख के रखा हुआ है। लगन जो है इस कुंडली का, वो नवमांश में अपने से कितना आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, एक घर आगे बढ़ेगा, ठीक है। कैसे उसको बढ़ना होता है, ये है 3.51 डिग्री, जबकि नवमांश के लिए चाहिए होता है 3.20 डिग्री। इसका मतलब है जैसे डिवीजन करेंगे तो डिवाइड होने के बाद एक डिवीजन कंप्लीट और वैल्यू थोड़ी सी आगे, इसीलिए यहां से एक घर आगे बढ़ जाएगा। 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, चर राशि 7 है, वहीं से काउंटिंग होती है। इसीलिए जो लगन बनेगा नवमांश का वो यहां से बनेगा। अब यहां से नवमांश का अगर लगन बन गया तो इसमें क्या प्लस पॉइंट है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये आएगा कि किस्मत जो है वो धन संचय की तरफ फोर्स करेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड मैंने क्या बताया था, कौन सा त्रिकोण होगा, ये होगा हमारे लिए अर्थ त्रिकोण, ठीक है। अर्थ त्रिकोण होने के कारण धन संचय की तरफ बढ़ेंगे। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, इनका जो फर्स्ट हाउस के अंदर मिड पॉइंट लॉर्ड आ रहा था वो आ रहा था मंगल। सेकंड हाउस का स्वामी खुद मंगल है, ठीक है। तो 7th और सेकंड का लॉर्ड है मंगल, वो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। इतनी चीजें प्लस पॉइंट है, ठीक है। और जो नवमांश आया है, नवमांश भी मंगल की राशि में आया है, इसीलिए खुद को आगे बढ़ाना है, ये सोच बचपन से ही दिमाग के अंदर आ जाएगी, नेचुरली आएगी, क्योंकि नवमांश भी कहीं ना कहीं इसी के राशि के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा हमेशा आगे बढ़ने के लिए, और धन संचय करना है ये फैक्टर लगा के रखिएगा। परेशानी जो कर रहा है वो केतु कर रहा है, क्योंकि वो श्रापित है, वो चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। इसके बाद हम देखें तो हम सीधे देखते हैं कि 10th हाउस लॉर्ड की क्या सिचुएशन है। 10th हाउस लॉर्ड जो है ये अपने से 5वें नवमांश में जाएगा, ठीक है। ये बैठा कहाँ है? 12 नंबर की राशि में। 4, 8 और 12 जब इनमें बैठा हो तो काउंटिंग होती है 4 नंबर से। यानी कि जब आप कुंडली में देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, जो कि नीच राशिस्थ हो गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि ये कैलकुलेशंस में वहां गया है, इसको इनडायरेक्टली भी देखना चाहिए कहां जाएगा। यहां से 5 घर अगर आगे गया तो 5 घर आगे कहां पे जाएगा? चंद्रमा इनडायरेक्टली यहां पे जाएगा, जो कि दिखेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट तो करेगा। इसका मतलब है जिंदगी मजबूर करेगी कि आपको प्रोफेशन स्टेटस की तरफ जाना है, मजबूर करेगी। क्यों बोल रहा हूं? यहां पे बैठा नहीं है, अपनी राशि में नहीं है वो नीच राशिस्थ। जब भी नवमांश में ग्रह नीच राशिस्थ होना तो रिसोर्सेस नहीं बनने देता। मैंने इसका जस्ट पिछला वीडियो इसीलिए अपलोड किया था कि नवमांश बताता है रिसोर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रिसोर्स में चुनौतियां हैं। चुनौती कौन है? चुनौती है चंद्रमा। चंद्रमा कारक किसका है? या तो माँ का, या फिर इस कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड है, तो 10th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है और सास को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फादर का कारक जो है वो सूर्य है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि फादर का कारक नहीं है तो हम उसको अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। वो कारक है माँ का, तो
माँ के साथ चुनौतियां बन सकती हैं। क्यों ऐसा दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि चौथे घर का स्वामी और कारक चंद्रमा दोनों ही कहाँ बैठे हैं? छठे घर में बैठे हैं, यानी कि माता से संघर्ष या दुश्मनी लगाने की क्षमता रखते हैं। शनि आयु लंबी दे देगा लेकिन चुनौतियां लगा देगा। दूसरी बात है, किस्मत से ये चीजें कहाँ पर आके बैठी हैं? 10th है, किस्मत से 10th है, इसका मतलब है ये वो कर्मा है जिसको कि कैरी करना ही करना है। इस कारण से चंद्रमा जो है वो रिसोर्स देने के बजाय रिसोर्स को कमजोर कर रहा है नवमांश में, इसलिए भी बहुत जल्दी स्टेटस की तरफ मूव ऑन करना मुश्किल होगा। हाँ, ये यहां से पंचम का जो सपोर्ट है, इस कारण से मन में ये लालसा हमेशा रहेगी और आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। ठीक है, ये हमने चंद्रमा के नवमांश में स्थिति को समझ लिया। अब हम चलते हैं सूर्य को देखते हैं। सूर्य 2 नंबर में बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह 2 नंबर में, 6 नंबर में या 10 नंबर में बैठे हैं तो नवमांश की गिनती शुरू होती है 10 नंबर से। अब देखिए, जब यहां से गिनती शुरू होगी और एक ही आगे बैठे हैं तो ये सूर्य यहीं खुद बैठे हुए, यहां पे अभी तो लग रहा है कि चीजें अच्छी हैं, अभी देखिए कैसे ये खराब हो जाएगी। जैसे ही राहु को देखेंगे वो भी एक ही घर आगे गया, अब परिस्थिति विकट है। यहां पे आते आते क्या लग रहा है? राहु ने घेर लिया सूर्य को। ठीक है, तो यहां पर और यहां की स्थिति देखने के बाद अभी थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि फादर की सिचुएशन जो है वो ड्रास्टिक जाएगी। किसके लिए? जातिका के लिए। लेकिन देखिए, एक ग्रह पूरे खेल को बदलेगा। अब वो ग्रह होगा शनि। शनि जो है ये बैठा है 12 नंबर में। नवमांश में जब हम देखेंगे तो ये अंश 2 अंश आगे जाएगा। 4, 8 और 12 इनमें अगर बैठे हो तो गिनती 4 से होती है। 4 से होने के कारण जो शनि है वो अपने से 2 यानी यहां से 2 जाए तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज को यहां से एक बार बता दूं, जैसे चंद्रमा के लिए बताया था कि यहां से सूर्य कहां जाना है? एक आगे जाना है, सिर्फ एक आगे। तो यहीं से शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट क्या कर देगा? यहीं के यहीं का कर देगा। ठीक है, इसका मतलब आध्यात्म की तरफ बढ़ने की ताकत इनडायरेक्टली सूर्य यहां से दिखा देगा। दूसरी चीज, शनि को उठना है, शनि को जाना है दूसरा, तो यहां बैठा हुआ शनि इनडायरेक्टली कहां आएगा? यहां आएगा, जो कि सपोर्ट करेगा। लेकिन ये नीच राशिस्थ सा प्रभाव है, इस कारण से लेट हो जाएंगी चीजें। ठीक, ये बैठा है यहां पर। अब इसने क्या किया? इसने सबसे बड़ी मेहरबानी कर दी। यहाँ पे हो गया अब हाउस एक्सचेंज। एक्चुअल में इसको हाउस एक्सचेंज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, नवांश के एक्सचेंजेस हो गए हैं, जिसमें कि सूर्य अपनी राशि में चला जाएगा और शनि आ जाएगा अपनी राशि में। ऐसे परिस्थिति में राहु और शनि की युति माता के साथ परेशानियां दिखा देगी किस्मत के अंदर, लेकिन सूर्य क्योंकि अपनी राशि में चला जाएगा तो फादर सपोर्ट कर दिया करेंगे जातिका का कि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो चलो आगे बढ़ो। ये सिचुएशन ये नवमांश बताता है। ठीक है, इस नवमांश को इस तरीके से रीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाउस एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए परेशानी क्या है। राहु और केतु, एक तो ये लगन कुंडली का श्रापित था, नवमांश में श्रापित नहीं है लेकिन कर्म के भाव में किस्मत में आके बैठ गया। केतु जब भी 10th हाउस में बैठेगा चलती चलती चीजों से छुड़वा देगा, मोह भंग करवा देने का काम करता है केतु, डिटैच कराने का काम करता है केतु। ऐसी परिस्थिति में ये कोई भी काम करें, 1-1.5 साल तक वो काम कर ले, उसके बाद उस चीज को छुड़वाता है। यहाँ पे सबसे बेहतर ये होता है ऐसे काम में जुड़िए। 4 नंबर की राशि है चंद्रमा की, तो ऐसे काम में जुड़िए जो कि पब्लिक डोमेन तो हो लेकिन लोग आते जाते रहते हो। आगे मैं दशमांश में लाकर उसको समझा दूंगा। लेकिन ये केतु किस्मत में यहाँ बैठ जाना 1.5 साल के अंदर चीजों को हटाने का कहीं ना कहीं काम कर दिया करेगा, डिटैच कर दिया करेगा। ये नेगेटिव है किस्मत के अंदर, ये रिसोर्स का लैक कहलाता है, रिसोर्स की कमी कर रहा है यहाँ पे ये केतु। साथ ही साथ अब देख लेते हैं, इनको बिठा दिया, अब बचे हैं ये शुक्र, बुध और आपका मंगल। मंगल जो है वो 1 नंबर में बैठा है। गिनती जब भी 1 में अगर बैठा हुआ है तो 1, 5, 9 के लिए गिनती 1 से ही होती है। ये बैठा है 9th अंशा लिए हुए। 9th का मतलब है ये कहीं से भी गिनते तो मंगल आपको यही नजर आता। ठीक है, 9th का मतलब है हायर नॉलेज। ठीक है ना, तो हायर नॉलेज के हिसाब से देख लीजिए, मंगल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास हायर नॉलेज, हायर विस्डम है, वो अपने आप को आगे ले जाने के लिए रखता है और ये एक एसेट की तरह काम करेगा क्योंकि तृतीय भाव में जाके बैठा है।
तृतीय भाव जो होता है वो करेज का होता है, मंगल जो है करेज का स्वामी है, इसीलिए जातिका को एक करेज प्रदान करेगा अपने दम पे अपने आप को खड़ा करने के लिए किस्मत में। इसको हम एज ए रिसोर्स काउंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो आएगा गुरु। गुरु जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे जब देखेंगे तीसरा नवमांश है तो यहाँ से ये इनडायरेक्टली यहाँ बैठा है, ठीक है, जो रह रहे के लाभ तो करेगा लेकिन किस्मत के लिए परेशानी का कारण बना रहेगा क्योंकि वो अपनी शत्रु क्षेत्री होके बैठा हुआ है। ठीक, किस्मत के अंदर कहीं ना कहीं वो आपको पराक्रम के लिए सपोर्ट जरूर करेगा, यहाँ पे इसको ध्यान रखना। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है वो 12 नंबर में बैठा है, गिनती 4 से शुरू होगी, यहाँ से 6 गिनेंगे तो ये आएगा। तो शुक्र भी यहाँ पे मौजूद है। शुक्र यहाँ पे ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, न्यूट्रल सा है। यहाँ से 6 गिन के देख लिए तो शुक्र जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आता है तो भी अच्छा है, इसीलिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव सपोर्ट कर देगा, उसको हम ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि उसके पास अष्टम भाव है इसलिए उसका यहां से आना थोड़ा सा चुनौतियों को 8th हाउस में परेशानी लगाने में सक्षम होगा, क्योंकि यहां से गिने तो ये अष्टम भाव है। इतनी बात को बस यहाँ पे समझना होता है। हमने कितने ग्रह कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारा नवमांश कंप्लीट है। नवमांश भी मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेस को कैसे रिड्यूस किया है। रिसोर्स को रिड्यूस कर रहा है नीच का चंद्रमा, सबसे पहले वो प्रॉब्लम का कारण है, और दूसरा है केतु। अब आखिरी में हम चलते हैं और वो होगा दशमांश कि क्या स्किल सेट्स हैं जो कि जातिका के पास मौजूद है जिसका कि वो यूटिलाइज कर सकती हैं। तो स्किल सेट्स में जब हम आते हैं तो उस कंडीशन में हमने देखा कि जो दशमांश है, दशमांश का लगन बन रहा था वो बन रहा था 8 नंबर से और अग्नि की तरफ आ रहा था। 8 नंबर से बन रहा है इनका दशमांश का लगन, और जो वहां पे दिशा आ रही है वो आ रही है अग्नि, अग्निकोण। अग्नि का नेचुरली जो मालिक है वो बताया जाता है वीनस। ठीक है, यहाँ पे राशि है वो है मंगल की। इस कारण से मैंने कहा था कि वीनस और मार्स को एक साथ लाके कोई काम हो सकता हो जहां आग भी जलती हो और ब्यूटी क्रिएटिविटी भी होता हो, तो ऐसा होता है फूड वाले साइड में। शुक्र और चंद्रमा की युति है जो कि फूड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकती है। तो फूड वाले लाइन में आग भी है और खाने की चीजें भी है, शुक्र भी है, वाली डायरेक्शन काफी ज्यादा फ्रूटफुल होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब बाकी के ग्रहों को देखते हैं। इतनी देर से ये जो बैठा हुआ बुध है, ये बुध नवमांश में, इसको भी बनाना भूल गए, नवमांश में ये बुध जाता है, वो बैठ जाता है हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, और ये गलती से नवमांश में अपनी उच्च राशि को हासिल कर लेता है और दुख दर्द को बढ़ा देता है। ठीक है, 7th हाउस में ये दुख दर्द को और बढ़ा देगा, इतनी चीज वो किस्मत से कर देगा। इसके बाद जब हम दशमांश में इसको लेकर आते हैं तो दशमांश में ये बुध हमें सपोर्ट कर जाता है, जिसको मिल जाता है दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यहां पे लगन कुंडली में इसको नहीं मिल रहा था, इसलिए किस्मत को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी। नवमांश में ये खराब कर रहा था स्थितियों को, लेकिन दशमांश में यही बुध सपोर्ट कर जाएगा, यानी कि एक स्किल देगा, दिमाग को इतना शार्प करके रखेगा कि जिस भी काम को करना चाहेंगे उसमें वो बहुत ही फास्ट मेमोरी लगा सकता है, जो कि बिजनेस के लिए चाहिए होती। दूसरा ये कि जो शनि है दशमांश में वो यहां आके बैठ जाता है, इसके कारण से भी 3rd हाउस में जब शनि आ जाए तो सपोर्ट बनता है बिजनेस की तरफ जाने का। इसके बाद बचते हैं, यहाँ पे आता है राहु, सूर्य और मंगल। ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि मंगल आपके सोचने का ढंग है, उसको सूर्य का समर्थन तो है, लेकिन राहु केतु एक्सिस के कारण वो परेशान होता है। अब देखिए सबसे बड़ा खराब खेल ये हो गया, ये केतु 2 बार आ गए। इस कारण से कई बार चलती चलती चीजें जो है आप प्लान करते हो वो कुछ सालों तक चले, उसके बाद वो डिस्टर्ब कर जाती है, ये एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। चंद्रमा जो आता है दशमांश में वो आपका आ जाता है कहीं ना कहीं इस हाउस के अंदर, जो कि मंगल की राशि में है और मंगल से दृष्ट है। ऐसे परिस्थिति में मन जो है उसमें मजबूती है। यहाँ पे रिसोर्सेज भले वो नहीं दे रहा, लेकिन मन की मजबूती दे रहा है। कहाँ पे? दशमांश में। इसीलिए जातिका के पास काफी अच्छा पोटेंशियल होगा जो कि वो यूज कर सकें अपने प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, शुक्र जो है वो मौजूद है यहाँ पर अपनी राशि का, इसलिए शुक्र को ना हम अच्छा बोल सकते हैं ना हम बुरा बोल सकते हैं। गुरु जो है वो
कहीं ना कहीं कनेक्ट है हमारे लिए यहाँ कहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सपोर्ट कर रही हैं। अब इसके अंदर केंद्र में कौन बैठा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर प्रभाव जो है वो किसका है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल का, जिसमें सूर्य 2 बार आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पोटेंशियल लिए हुए, मंगल का समर्थन आ रहा है उसको कहीं ना कहीं। इस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी, ये एक चुनौती का कारण रहेगा। ग्रोथ इस कॉम्बिनेशंस के तहत आप ज्यादा तेजी से देख सकते हैं। तो ये था इस कुंडली का पूरा एक विश्लेषण जो वो खोजना चाह रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अब उनको चीजें समझ में आ गई होंगी। जब भी कोई भी ग्रह अपने शत्रु के भाव में जाता हो वो तात्कालिक रूप से भले उसके साथ क्या हो जाए, मित्र हो जाए, लेकिन फिर भी उस भाव को नुकसान जरूर करता है। इसको यहां समझ सकते हैं। सूर्य शुक्र की राशि में गया है, इसके साथ तात्कालिक मित्र तो है लेकिन फिर भी भाव का नाश किया उसने। यहाँ पे बुध ने भी यही काम किया है, यहाँ पे गुरु ने भी यही काम किया है। इसलिए जिंदगी में इतने सारे संघर्ष आए, एक स्थिति आई जहां पे एक हेल्पिंग हैंड के कारण आपने एक स्कूल को स्टार्ट किया। मंगल, सूर्य, एडमिनिस्ट्रेशन उन चीजों की तरफ लेके गए। अभी उसमें भी चुनौतियां आ रही हैं, तो शुक्र के साइड में आप जा सकते हो, उससे आपको कुछ फायदा या सपोर्ट मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। यह थे आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद।